नमस्कार दोस्तों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज 26 अगस्त के करंट अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि नुआखाई या नवाखाई एक कृषि त्योहार है, यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ लेते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। तो क्विक रिविजन्स में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ में यह शुरू की गई है। हाल ही में ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड किस राज्य में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आप सभी को इसे याद रखना होगा क्योंकि यह पहला राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। अगला प्रश्न था किस राज्य ने पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया है? तो इसका सही उत्तर है केरल में इसे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग डिवाइस नोट्स क्लीन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे डीआरडीओ हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इस बैंक ने गिगा अपॉर्चुनिटी नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया है। इस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉलमार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों आज के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप इसका वीडियो हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही आप सभी यदि हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का नेतृत्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा। आप सभी को जरूर गूगल करना चाहिए कि आज की डेट में केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री कौन है। इसमें 10 केंद्रीय विभागों के सदस्य, समुदाय और केंद्रीय विभाग के सदस्य शामिल हैं। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में 10 सदस्य कौन कौन होंगे। तो इनमें केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री अध्यक्ष होंगे, सामाजिक न्याय और राज्य मंत्री सह अध्यक्ष होंगे, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य, गृह मंत्रालयों, आवास और मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माई IAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। वायुसेना द्वारा मुख्य चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया की पहल के तहत वायुसेना मुख्यालय में वायु भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के लिए उपयोग किया जाता है, का शुभारंभ किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के सहयोग से यह विकसित किया गया है तथा यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। इस ऐप में IAF के अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेतन और भत्ते आदि के विवरण के साथ साथ जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में परिसीमन आयोग के नए कार्यकाल भवन का उद्घाटन किया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा यह नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी को परिसीमन आयोग के बारे में जानकारी जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में नई दिल्ली में परिसीमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन देसाई ने किया है। इस कार्यालय के खुले में एसोसिएट सदस्यों के साथ औपचारिक विचार विमर्श शुरू होगा और परिसीमन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। परिसीमन आयोग मार्च 2020 से अपना काम करना शुरू कर देगा। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 82 में अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की शक्तियां और उसके काम बताए गए हैं। आप सभी को मैं परिसीमन आयोग के बारे में बताता हूं। तो परिसीमन आयोग यह भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया एक आयोग होता है। आयोग का मुख्य कार्य हाल ही की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना होता है। परिसीमन आयोग के काम को संविधान के अनुच्छेद 82 में परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के 10 साल में जब एक बार जनगणना होगी तो उसके बाद परिसीमन आयोग किया जाएगा तथा संविधान के 84वें संविधान संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद
जब कभी पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, उसके बाद लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा। और परिसीमन जब तक ऐसा नहीं होता है, लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के मुताबिक होगा। वही राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन 2001 की जनगणना के मुताबिक होगा। मैं आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर 82 अनुच्छेद को भी लाया हूँ, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें परिसीमन आयोग के बारे में विभिन्न फैक्ट्स दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पूरे भारत में कौन सा पखवाड़ा या दिवस मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा इस बीच में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा देश के लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने पाइप पेयजल की आपूर्ति प्रणाली के लिए एक मानक मसौदा तैयार किया है। इसके अनुसार कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी प्रावधान किए गए हैं जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं। इसको मैं पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें जल आपूर्ति और उपयोगिता के शीर्ष प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश, पीने के लिए उपचारिक पानी के लिए भारतीय मानक 10,500 निर्धारण तथा पानी की ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए थोक पानी के मीटर का प्रावधान इस सब में शामिल है। आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तृत विवरण। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे BIS कहा जाता है, आप सभी को यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकः पथ प्रदर्शकः के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए, ने पाइप पेयजल की आपूर्ति प्रणाली के लिए एक मानक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे का नाम पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पाइप पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए आवश्यकताएं हैं। आपको इसके सब्जेक्ट को जरूर याद रखना होगा कि इसके मसौदे का नाम क्या है। यह मसौदे को BIS की सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवा अनुभागीय समिति द्वारा तैयार किया गया है। यह जल आपूर्ति की प्रक्रिया को जल स्रोतों से लेकर घर के नलों तक पहुंचाने और नल कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के जल जीवन मिशन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी शुरुआत कर्नाटक ने की है। आइए जानते हैं इसके विषय में। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों के लिए 4 पारगमन घर बनाने की योजना बना रही है, जिसमें से प्रत्येक में कम से कम 3,000 श्रमिकों को समायोजित करने की क्षमता होगी। पारगमन घरों का विचार केरल सरकार की सफल अपना घर परियोजना से प्रेरित है, जो राज्य प्रवासियों को आश्रय प्रदान करता है। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच रिवर्स माइग्रेशन के कारण, आप सभी को यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन इसका कारण याद रखना होगा, के कारण पारगमन घरों की आवश्यकता का संकेत दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, वह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। आइए जानते हैं इसके विषय में। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा, सीमा शुल्क, व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 को अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा हाल ही में उत्पत्ति के नियम प्रावधानों को लागू करने के लिए मापदंड दिए गए हैं। ये नियम 21 सितंबर 2020 से लागू होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं इनके विषय में। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO के अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल को विस्तार को मंजूरी दे दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 साल के लिए वह रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग DODRD के सचिव भी होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आइए जानते हैं इसके विषय में। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे पुल का निर्माण किया गया है तथा यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जाएगा तथा इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह गया है। इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई है तथा इसमें सभी सड़क सुरक्षा उपकरणों को ध्यान में रखकर लगाया गया है।
यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित पिकॉक द्वीप, आप सभी को यहाँ पर पिकॉक द्वीप के बारे में भी जानना चाहिए कि पिकॉक द्वीप की लोकेशन जो है वो आपको मैप में देखनी चाहिए कि ऊपर से गुजरता है, जिसमें एक मध्यकालीन शिव मंदिर उमानंद स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आरोग्य सेतु। आइए जानते हैं इसके विषय में। आप सभी को इसके लोगों के बारे में याद रखना होगा, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। आपको आरोग्य सेतु की ये टैगलाइंस को याद रखना होगा। 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस के लिए संपर्कों के साथ भारत का आधिकारिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आज तक दुनिया की सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशंस में से एक है। इस एप्लीकेशन ने हाल ही में ओपन एपीआई सेवा शुरू की है, जिसका उपयोग उनके कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में वास्तविक समय के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए सहमति दी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा यह उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न हुई है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई है। भारत के विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश आर्थिक मामलों के मंत्री सरदार उमुरजकोव के साथ इस बैठक में सह-अध्यक्षता की है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। आइए जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा है। इसकी राजधानी ताशकंद है और यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। आइए मैप में देख लेते हैं उज्बेकिस्तान को। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, उज्बेकिस्तान के पड़ोसी राज्यों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है। आप सभी को यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर अफगानिस्तान की बाउंड्री भी इससे टच होती है। दूसरे मैप में देख लेते हैं उज्बेकिस्तान की लोकेशंस को, जहाँ पर यहाँ का मुख्य शहर बिस्मिक है। ताशकंद यहाँ पर आप इसकी राजधानी को देख सकते हैं, जो कि किर्गिस्तान से लगा हुआ, किर्गिस्तान के साथ बाउंड्री जो शेयर करता है वहाँ पर यह है। साथ ही आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमाओं से लगता हुआ अरल सागर को भी यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चीन ने अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज 054 AP किस देश को बेच दिया है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान को। हाल ही में चीन ने यह बेच दिया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लड़ाकू जहाज जो है वो पानी वाला जहाज है, ना कि हवाई जहाज है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में चीन ने सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज 054 AP पाकिस्तान को बेचा है। टाइप 054 AP एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है तथा यह अब तक ऐसा सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है जिसे चीन ने किसी विदेशी सेना को बेच दिया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की 3 युद्धपोत और भेजने वाला है। इस लड़ाकू जहाज में पाकिस्तानी नौसेना के युद्ध की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। आइए जानते हैं इसके विषय में, इसके अन्य मसौदों के बारे में। आइए देख लेते हैं पाकिस्तान के मैप को। तो पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में बात करते हैं तो यहाँ पर अफगानिस्तान तथा चाइना और भारत इसके पड़ोसी देश हैं। अरेबियन सागर से और ईरान भी इसका पड़ोसी देश है। अरेबियन सागर से इसकी सीमा टच होती है। आप सभी यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि तजाकिस्तान की सीमा यहाँ से टच पाकिस्तान से नहीं होती है, तो आपको ये बात पक्की ध्यान रखनी है। यहाँ पर अफगानिस्तान बीच में आ जाता है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ की राजधानी के बारे में। तो यहाँ की राजधानी आप इस्लामाबाद को देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की लोकेशन यहाँ पर राज्य में किस तरीके से है। साथ ही यहाँ की नदियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर काबुल रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, इंडस रिवर, चिनाब रिवर, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर और उत्तरी राज्यों से होकर के पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ पर माउथ ऑफ इंडस को आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मशकई रिवर को भी आपको देखना चाहिए। हंगोली नेशनल पार्क और कराची की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं। साथ ही ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में आपको जानकारी जरूर लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम के नामाची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम को रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बाइचिंग भूटिया के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। साथ ही आप सभी को यहाँ पर नामची की लोकेशन जरूर देखना चाहिए। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचिंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम को रखा गया है। यह स्टेडियम बाइचिंग भूटिया के जन्मस्थली दक्षिण सिक्किम के
तिनकिम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सिक्किम में केवल 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट सिक्किम जिले में हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में देता हूं। भारत में अब तक यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उन्हें साल 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। आइए जानते हैं बाईचुंग भूटिया के बारे में। इनका जन्म 15 दिसंबर 1975 को हुआ था तथा यह सिक्किम के रहने वाले बाईचुंग भूटिया एक स्ट्राइकर के तौर में भारतीय टीम में शामिल हुए थे। भूटिया भारतीय फुटबॉल का सबसे जाना माना चेहरा है। उन्हें अक्सर सिक्किमिस्ट स्नीपर कहा जाता था क्योंकि उनकी शूटिंग स्किल शानदार थी। आइए सिक्किम के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। तो सिक्किम की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए नामची लोकेशन को भी यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दक्षिणी सिक्किम का हिस्सा है, साउथ सिक्किम, और यह वेस्ट बंगाल की सीमा से लगता हुआ है। तो आपको इसकी लोकेशन जरूर याद रखनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैंने चारों डिस्ट्रिक्ट्स को शो किया हुआ है जिसमें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट है। गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है वह ईस्ट सिक्किम में स्थित है। साथ ही यहाँ पर लोकेशंस देख लेते हैं जहाँ से सीमाएं साझा करता है। तो केवल एक भारतीय राज्य के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है जो कि वेस्ट बंगाल है। साथ ही यह 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम, जिसमें नेपाल, चाइना और भूटान मुख्य है। आइए जानते हैं सिक्किम के बारे में। तो इसकी राजधानी गंगटोक है। इसकी जनसंख्या के बारे में बताया कि 6,10,577 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। इसका घनत्व 86 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 4 जिले हैं। इसका गठन 10 अप्रैल 1975 को किया गया था। वर्तमान में इसके राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं तथा यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। विधानमंडल एक सदनीय है तथा विधानसभा सीटें 32 सीट हैं। भारतीय संसद राज्यसभा में इसकी 1 सीट है तथा यहाँ का उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डीआरडीओ के 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्थापित 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने पटना में उद्घाटन किया है। इसके अलावा अलग 125 आईसीयू बिस्तरों की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यह कोविड अस्पताल डीआरडीओ द्वारा दिल्ली कैंट में निर्मित 1000 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तर्ज पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सोशल मीडिया ऐप ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है? तो इसका सही उत्तर होगा शेयरचैट ने इस तरीके के इंटरनेट प्रोटोकॉल को खरीदा है। आइए जानते हैं इसके विषय में। सोशल मीडिया ऐप शेयरचैट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्कल इंटरनेट खरीदा है। इस खरीद के साथ सर्कल इंटरनेट की मौजूदा 15 सदस्यीय टीम शेयरचैट के साथ शामिल हो गया है। सर्किल इंटरनेट की स्थापना वर्ष 2018 में आईआईटी के 3 छात्रों उचित कुमार, गौरव अग्रवाल और शशांक शेखर ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नर्मदा शंकर दवे की 187वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दवे किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दवे गुजराती भाषा के कवि हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। 24 अगस्त 2020 को गुजराती कवि, नाटककार और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे की 187वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नर्मदा शंकर दवे का जन्म 24 अगस्त 1833 को सूरत में हुआ था। वह एक दूरदर्शी रचनाकार, दार्शनिक और सामाजिक न्याय के अग्रणी और एक गौरवशाली कवि थे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, कॉक्स बाजार और भाषण 4 द्वीप का संबंध किस देश से है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।